अस्सलाम वालेकुम। परसेंटेजेस के हवाले से हमें आज डिस्कस करना है। वैसे तो हमें परसेंटेज काफ़ी हद तक इस पे काम किया हुआ है। हमारे इनिशियल रिजल्ट्स जो आते हैं उनमें परसेंटेज किसी न किसी फॉर्म में शामिल होती है। तो वैसे अगर हम देखें तो परसेंटेज अपेयर्स एवरीवेयर इन डाटा एनालिटिक्स। यानी हम स्टैट्स की या डाटा एनालिटिक्स की बात करें या अपनी डेली लाइफ की बात करें, कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज में इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं। परसेंटेज सेल के नाम से डिस्काउंट जैसे हैं, या इवन एग्ज़ाम स्कोर है, इन्फ्लेशन रेट है, ये इस तरह की जो, या सर्वे रिस्पॉन्स है स्टेटिस्टिकली, ये सारे के सारे जो हैं वो परसेंटेज में काउंट आते हैं। और हम एक्सेल में परसेंटेजेस जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या परसेंटेज को नंबर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं। एक परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल फाइंड करना, यानी टोटल क्वांटिटी है उसका एक सब पार्ट है, तो सब पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जो है, जैसे हम कल स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर रहे थे, परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो जैसे इस वक्त हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट शेयर्स ऑफ टोटल क्लास मार्क्स के, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का टोटल क्लास मार्क्स में कितनी शेयरिंग है, कितनी कंट्रीब्यूशन है, या क्या परसेंटेज या रिलेटिव पोजीशन है, वो अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के मार्क्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट बाई टोटल हो गया, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज स्कोर है जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बड़ा सिंपल सा है, यानी इसमें हम एक नंबर को टोटल से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज है, सॉरी, जो डिनोमिनेटर में 100 है, ये टोटल मार्क्स 100 ही की बात कर रहा है। ये अदर देन 100 भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर 500 मार्क्स हैं, या जैसे इंटर में 1100 या 1200 मार्क्स हैं, तो ये 1200 मार्क्स में आपके यानी टोटल मार्क्स काउंट होंगे, और जो नोमिनेटर है ये ऑब्टेन मार्क्स होंगे कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनका टोटल। अगर हम इसे देखें तो ये बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली रिलेटिव पोजीशन है किसी स्टूडेंट की, शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, शेयरिंग ऑफ टोटल मार्क्स है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की। यानी स्टूडेंट ए बी है जिसके मार्क्स हमने B2 में सेव किए हुए हैं, उसके मुकाबले में तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल, जो कल हमने समिफ में भी किया था, मैं आज इंशाल्लाह आज उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करके जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शेयर ऑफ टोटल क्लास मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह हम अक्सर परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पर ये हमारी जो ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह है, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी मेजर्स हैं, वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं कि ओल्ड न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल D2 हमारी न्यू वैल्यू है, C2 जो है वो ओल्ड वैल्यू है, जैसे लैग वैल्यूज हम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय C5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सेल ग्रोथ आपके पास लास्ट मंथ में फॉर एग्जांपल शो कर देगा, अगर हमें C5 और D5 वगैरह में अगर हमने सेल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। चूँकि हमने ओल्ड से डिवाइड किया है तो ओल्ड हमारा लास्ट मंथ बनेगा, और अगर हम न्यू कर देंगे तो वो फिर करंट मंथ की सूरत में आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नंबर को अगर हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें तो बेसिकली पर्टिकुलर अमाउंट की परसेंटेज अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 17/100 कर रहे हैं, ये एक तरह की परसेंटेज वैल्यू है। इस परसेंटेज वैल्यू को हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 50,000 की परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट हो रही है कि 50,000 का 17% कितना बनता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सेल की फाइल से ही कुछ हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक सा पार्ट देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि इंग्लिश में या साइंस में या मैथ में स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है, सिंपल परसेंटेज, तो अगर ये आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर है तो हम क्या करेंगे, 75 बल्कि H2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली इसके 75% मार्क्स हैं। अगर हम इसे
एक्सटेंड कर दें तो हर स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे, यानी जितने उसने, अगर आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं एक्चुअली वो उसकी परसेंटेज ही है। एक्सेल में अगर हम चाहें तो एक और काम भी कर सकते थे, दिस डिवाइडेड बाय 100, एंटर प्रेस कर दें और यहाँ पे परसेंटेज साइन पुट कर दें तो ये आपको परसेंटेज साइन के साथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब ये 73% है, राउंडिंग की वजह से 73 आ रहा है। अगर हम इसके डेसिमल बढ़ा दें तो ये एक्चुअल डेसिमल पोजीशन पे भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। ये तो थी सिंपल परसेंटेज जो हम नॉर्मली अपनी रिजल्ट्स वगैरह में देख रहे होते हैं। अगर मैं इन तीनों कोर्सेज में परसेंटेज मार्क्स की बात करता हूँ तो फिर एक्चुअली मुझे क्या करना होगा, पहले उसके ऑब्टेन मार्क्स लेना होंगे, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ये भी ऑब्टेन मार्क्स हैं लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे हम टोटल ऑब्टेन मार्क्स की बात कर रहे हैं कि उसने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, और दूसरा हमें चाहिए टोटल मार्क्स, या आप उसे ग्रैंड टोटल कह रहे हैं। तो उसके टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, F2 से H2 तक हम सम कर देंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो 3 कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज साइन आ रहे हैं, मैं ख़त्म कर दूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ये उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 300 हैं। तो अब परसेंटेज क्या बनेगी उसकी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो 78.2 मार्क्स हैं उसके तीनों कोर्सेज में, या 78.20 या 0.2 के करीब उसके परसेंटेज मार्क्स हैं। और अगर मैंने एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये हर स्टूडेंट के लिए हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनके सेम मार्क्स हैं उनके सेम टोटल आ जाएंगे, जिनके डिफरेंट हैं उनके डिफरेंट, लेकिन जो ग्रैंड टोटल है वो सबका सेम रहेगा क्योंकि हमने अज्यूम किया कि हर पेपर 100 मार्क्स का था। हमने ये पार्ट भी समझ लिया कुछ हद तक, और इसी का अल्टरनेट कुछ हद तक ये भी समझ लिया, लेकिन हम इसे एक और तरह से भी करते हैं। अभी हमने किया है इंडिविजुअल वाइज, यानी हर इंडिविजुअल की परसेंटेज कैलकुलेट की है तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स में। जो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे होगी, एक्चुअली उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश के मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ H2 कॉलन H201, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन पुट करेंगे क्योंकि हमने इसे फिक्स करना है, ये रेंज फिक्स रहेगी। एंटर प्रेस करता हूँ, ये डॉलर साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज आई है ये परसेंटेज बेसिकली रिलेटिव स्टैंडिंग है तमाम स्टूडेंट के टोटल मार्क्स में। यानी एक्चुअल में अब क्या हो रहा है कि इंग्लिश में 200 स्टूडेंट्स ने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उन्होंने टोटल, H2 कॉलन H201, उन्होंने 14,152.3 मार्क्स टोटल ऑब्टेन किए। तो जो स्टूडेंट नंबर 1 था, यानी H2 नंबर पे जो स्टूडेंट था जिसका ID S001 था, उसने 75 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो 75 मार्क्स की जो शेयरिंग है टोटल मार्क्स में वो कितनी है, एक्चुअली हमने वो कैलकुलेट की है। तो बाद दफ़ा हमें ये शेयरिंग भी कैलकुलेट करना होती है, और इस शेयरिंग को जब हम तमाम के लिए कैलकुलेट कर कर सम करेंगे इट मस्ट बी 1। और आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ये जो कि परसेंटेज में तो 100 आ रहा है, अदरवाइज ये 1 होना चाहिए था। तो ये जो 100% है इसका मतलब है कि आपने वो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप या रिलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट की है ये एक्चुअली उसका टोटल है। तो हमने ये परसेंटेज भी कर ली कि हम बेसिकली क्या करें, इंडिविजुअल स्टूडेंट को तमाम स्टूडेंट के मार्क्स के टोटल से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, तब जाकर हमें स्टूडेंट शेयरिंग मिल रही है टोटल क्लास मार्क्स में से। ये परसेंटेज भी हमने समझ ली, ये भी समझ ली। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज चेंज का। आमतौर पे जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन टाइप डाटा होता है या ग्रोथ डाटा होता है, ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, या फिर न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों सूरतों में जैसे हम इंडेक्स नंबर में बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं, बेस ईयर जिसे हम बनाते हैं, उस तरह से आप सेल्स ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसी डाटा को, गो के ये डाटा उससे रेलिवेंट नहीं है लेकिन हम इसे अज्यूम कर लेते हैं और उसी के मुताबिक ट्राई करते हैं।
कि हमारे पास जो H2 है ये हमारा न्यू है, और सॉरी H3 जो हमारा न्यू है, H2 जो है वो ओल्ड है, डिवाइडेड बाय हमने फिर क्या करना है H2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे एक एक्चुअल में मिस्टेक अकर हुई है, हमें ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया, हमें उसे अच्छे से समझना है। देखें यहाँ पे हमने क्या किया, H3 इधर H2 फिर H2 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है बेड मास की या पॉड मास की। यानी जैसे पहले ब्रैकेट्स, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर डिविजन्स, फिर मल्टीप्लिकेशंस, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। हमारे पास फार्मूला क्या है कि न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और हमने क्या किया, हमने लिखा ऐसे ही है, H3 को हमने न्यू वैल्यू कहा, H2 को ओल्ड वैल्यू कहा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन एक्सेल क्या करेगा, सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेगा। पूरे एक्सप्रेशन में जो चीज़ सबसे पहले ऑपरेटर आ रहा है वो परफॉर्म होगा, क्योंकि ना ही इसमें ब्रैकेट है ना ही एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर है। तो डिवीजन उससे पहले मिली, सब्ट्रैक्शन बेशक पहले मिली है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सबसे आखिर में आना है। तो इसलिए उसने सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करनी है, यानी H2 को H2 से डिवाइड कर देना है। आंसर क्या आएगा 1। तो H3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से सॉरी H3 उसने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 100 को H3 से माइनस कर देंगे, तो इसलिए नेगेटिव आंसर आ गया। अब गलती क्या है कि हमें फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे ब्रैकेट पुट करनी है। हमें एक्सेल को फोर्स करना है कि पहले H3 और H2 का डिफरेंस लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है। अगर हम ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो वह H2 को H2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो चेंज हो रहा है। हमें जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो करना है उसमें H3 को H2 से माइनस करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं एंटर करता हूँ, तो अब आंसर हमारे पास जो है ये ठीक होगा। यानी अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, 72.8 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75, यानी 72.8 मैं इसे अगर मैनुअली करता हूँ 72.8 माइनस 75, फिर दिस डिवाइडेड बाय 75, इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, 75 से, और मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये मैंने मल्टीप्लाई पहले डाल दिया, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखें एग्जैक्टली वही आंसर है जो हमने एक ही एक्सप्रेशन में लिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, समझने के लिए उसे स्प्लिट करना पड़ा। हमने ब्रैकेट वाला अलहदा से सॉल्व किया, फिर उसे अलहदा से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई भी किया। तो इस चीज़ को अगर हमें एक ही स्टेप में करना हो तो फिर हम उसे ब्रैकेट्स वगैरह पुट कर कर फिर सॉल्व करेंगे। और अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, मैंने कुछ के लिए एक्सटेंड किया, देखें अब क्या होगा, H4 का जो सेल है वो न्यू वैल्यू बन गया, H3 जो है वो ओल्ड वैल्यू हो गया, और ओल्ड वैल्यू से ही डिवाइड होकर 100 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये हर सेल के लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो हम एक्सेल में इस तरह की कैलकुलेशन भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। सिर्फ हमें किस चीज़ का ख्याल करना होगा कि हमारे पास जो क्या कहते हैं ब्रैकेट्स का यूज़ है वो हमें केयरफुली करना होगा। हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का ख्याल करना होगा। इस तरह से हम सेल ग्रोथ या रेट ऑफ चेंज टाइप चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा हमें किसी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी 15,000 की कोई प्रोडक्ट है, उस पर 15% डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो अच्छा यहाँ पे चूँकि किस हमने परसेंटेज में कैलकुलेट की तो ये आंसर हमारे पास ठीक नहीं आ रहा, तो हम इसे किसी और सेल में दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो एक्चुअली 7500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि 50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 हमें 42,500 जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पे करना पड़ेगा। 7500 जो हमारे पास क्या आ रहा था, 7500 हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट आ रही थी कि इतना आपको इस प्रोडक्ट पे इतने रुपीस का या इतने 100 या 1000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसे परसेंटेज ऑफ अ नंबर कहा जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में यूज़ होती हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो काम है
ये यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना काउंट इफ के ज़रिए से, ये ऑलमोस्ट वही है जो कल हमने किया, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन इस सेंस में है कि हम इसे उस तरह से बना रहे हैं जिस तरह से हमने क्लास इंटरवल्स बनाए थे। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, तो ये हम काउंट इफ को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह मैं काउंट इफ का जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड कर दूंगा, तो हम इसे ज़रा समझ भी लेते हैं कि ये काम हमने कैसे करना है। अब मुझे किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला काम हम कर लेते हैं कि इसकी मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। और ऐसे ही ये मिनिमम मार्क्स हैं, फिर मैक्सिमम मार्क्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, गो कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर के मुताबिक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम समझने के लिए एक क्लास बना लेते हैं। जैसे 40 से 60 कर लेते हैं पहली क्लास, 40 टू 60। मैं इसे चलें 61 टू 80 कर देते हैं, और 81 टू 100 कर देते हैं। मैंने ये जानबूझ के कम क्लासेस बनाई हैं ताकि हम अपना इसे सिर्फ समझ लें और जल्दी से जो है हम फार्मूलाज अप्लाई कर लें। ये हमारे पास एक्चुअली क्लासेस कहलाती हैं। यहाँ पे हमें इनकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का मतलब है कि हमने यहाँ पर देखना है कि 40 से 60 के दरमियान कितने स्टूडेंट लाई करते हैं। तो देखें, हम यहाँ पे चूँकि हमने काउंट की बात की, फ्रिक्वेंसी की बात की, इसका मतलब हम काउंट इफ यूज़ करेंगे। अब ये काउंट इफ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। लास्ट टाइम हमने जो काउंट इफ की थी उसमें मल्टीपल कंडीशन बेशक यूज़ की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया था कि बिटवीन हम बात करें, यानी 40 से 60 के दरमियान की बात करें। हमने ये कहा था कि 50 से ज़्यादा, 100 से कम, 75 से ज़्यादा। अब हम कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा और 60 से कम। तो वो हम कैसे कवर करेंगे? तरीकाकार वही है, सिर्फ अब हमें क्या करना है, हमें अपने जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अपडेट करना है, और साथ एक ऑपरेटर भी यूज़ करना है, और वो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। यानी एंड आ जाएगा 40 और 60 के लिए हम एंड, दो जो हमारी रेंजेस और उनकी कंडीशन होंगी उनके लिए हम एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे अब हम ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे B2 से लेके B51 तक की रेंज है, कंडीशन जो है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू हमने किया हुआ है। D2 यानी D2 में हमने कोई वैल्यू बताई हुई है कि D2 फॉर एग्जांपल 50 है फॉर एग्जांपल। इस तरह से E2 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं B2 से B51 तक का। तो एनीहाउ इसे यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम इंग्लिश मार्क्स की बात कर रहे थे। काउंट इफ रेंज देंगे H2 कॉलन H201। ठीक हो गया। अब हमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया हमारा है 40 या 40 से ज़्यादा और 60 से कम। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए? 40 के। और उसके बाद सेकंड रेंज हम देंगे, वो भी यही है हमारे पास, H2 कॉलन H201। और रेंज क्या है हमारे पास? लेस देन। अब मैं 60 इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इक्वल टू साइन नहीं डालेंगे हम यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। जी, कहाँ पे हमने गलती की है? हाँ जी, जी गलती यहाँ पे काउंट इफ की नहीं है, काउंट इफ एस आएगा, दो कंडीशन यूज हो रही हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो उसने हमें बताया कि 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं और 60 से कम हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन अब इसमें अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो एक इशू आ जाता है कि ये H2 की बजाय से H3 कर दिया इसने, तो हम यहाँ पे इसे H2 ही रहने देंगे। यही वजह कि हम यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर साइन यूज़ करूँगा कि रेंज चेंज ना हो। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँगा, इशू तब भी वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा। तो क्राइटेरिया चेंज होने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे इसे अपडेट कर देंगे, जैसे 61 कर देंगे, और यहाँ पे हम उसे 80 कर देंगे, तो ये 60 से 80 के दरमियान काउंट कर लेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं। और इसमें खैर हम चाहें तो
एक अल्टरनेट वे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 80 एक ही काउंट इफ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम मल्टीपल की सूरत में ही चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर फिलहाल 81 और 100 ही करना चाहूँगा। अदरवाइज हम ग्रेटर देन 80 यानी सिर्फ एक काउंट इफ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अगर हम टोटल करते हैं तो ये 198 आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में कोई काउंटिंग का इशू है। जी, वो इशू क्या आ सकता है? वो इशू ये आ सकता है कि हमने 60 80 कहीं पे काउंट ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने किया लेस देन। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ तो देखें अब ये काउंट होपफुली चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे भी H3 ही आ रहा है, इसे हम H2 कर दें। H2 से H21 और यहाँ पे भी हमारे पास सेल रेंज का इशू है। H2 H201 डॉलर साइन मैंने शायद कॉपी करना भूल गया, तो H2 से H1 यहाँ पे भी यही इशू है, सेल रेंज का इशू है। H2 H2 H201 H2 H201 H2 H201 और ये H2 से H201, तो इसमें अगेन वही पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं। इसका मतलब है यहाँ पे मैं 60 पुट करूँगा और यहाँ पे भी मैं, अब ये देखें ये छोटी छोटी चीज़ों का अक्सर ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ये टोटल हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या आ रहा है कि मार्क्स मेरे पास पॉइंट्स में है, तो 60 और 61 पे मैंने कंडीशन इम्पोज कर ली, लेकिन 60 और 61 के दरमियान फॉर एग्जांपल अगर किसी का 60.2 मार्क्स है तो वो काउंट नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर हमें साजर है कि कंडीशन को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा।